अस्सलाम वालेकुम क्लास, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फार्माकोलॉजी में डायूरेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपकी आज की जो यूनिट है उसकी हेडिंग का नाम है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स क्या है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, डायूरेटिक्स आपके कौन से बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, उसके बाद डायूरेटिक्स की जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की, उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको उसका बताती जाऊंगी, फिर उसके बाद हम एंटी डायूरेटिक्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली डायूरेटिक्स पे है और एंटी डायूरेटिक्स ड्रग्स पे, जो कि आपकी किडनी को अफेक्ट करती हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डायूरेटिक्स है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो डायूरेटिक्स का मतलब क्या है? ऐसी ड्रग्स जो आपके बॉडी से वाटर के एलिमिनेशन को इंक्रीज कर दें, सोडियम क्लोराइड का एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर दें। तो डायूरेटिक बेसिकली ऐसी ड्रग्स हैं जो आपकी किडनी पे अफेक्ट करती हैं और वाटर को और सोडियम क्लोराइड की बॉडी से एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देती हैं। नॉर्मली आपकी जो किडनी होती है उसके ऊपर दो हार्मोन इफेक्ट करते हैं, एल्डोस्टेरोन और वैसोप्रेसिन। कैसे कि जो एल्डोस्टेरोन है वो किडनी से जो साल्ट और वाटर का इंटेक है उसको ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। अब जो डायूरेटिक्स है उसका काम क्या होता है कि जो साल्ट और वाटर का इंटेक है, जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको कम करना। जैसे ही कम होगा रीअब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो जो डाइल्यूट यूरिन है वो प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह जो डायूरेटिक्स हैं वो क्या करती हैं कि आपकी बॉडी से वाटर और साल्ट्स को, जो सोडियम क्लोराइड है, उसको रिमूव करती हैं। तो सबसे इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? बेसिकली जो ये डायूरेटिक्स ड्रग हैं जिसमें हम वाटर को बॉडी से एलिमिनेट करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नॉर्मली तो ये हो रहा है, सबके साथ एक जैसा प्रोसेस हो रहा है। जैसे नॉर्मल जो किडनी फंक्शन करती है उसमें क्या होता है कि वाटर और सोडियम क्लोराइड रिमूव हो रहे हैं, पर जब डायूरेटिक्स अफेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे लोग जिनकी किडनी इफेक्ट हो चुकी हैं, ये किडनी नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, या बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा रह रहा है जिसकी वजह से पेशेंट को अडीमा है, या हार्ट का कोई इशू है, एंजाइना हो रहा है पेशेंट को, उसके रीनल फेलियर है, या कोई लिवर की ऐसी डिजीज़ है। तो इस सारी कंडीशन में क्या होता है कि जो वाटर कंटेंट है बॉडी में, जैसे एडिमा को एग्जांपल ले लें। एडिमा में बेसिकली क्या है कि इंटरस्टिशियस फ्लूइड में वाटर का जो कंटेंट है वो इंक्रीज कर जाता है। अब जितना ज़्यादा वाटर का कंटेंट होगा उतना ज़्यादा एडिमा प्रोमिनेंट होगा। अब होता क्या बेसिकली कि वाटर बॉडी से रिलीज नहीं हो रहा। जैसे वाटर का बॉडी से एक्सक्रीट होना शुरू कर देगा बाय वे ऑफ यूरिन, तो क्या होगा कि आपकी जो एडिमा है, जो बेसिक पैथोलॉजी है पीछे, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या ये एक एडिमा को क्योर करने का मेथड है कि हम जो वाटर एडिमा काज कर रहा है, जो वाटर एडिमा में एडिमा की पीछे वजह बन रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जमा हो गया है वाटर, तो वो आपकी बॉडी जो किडनी है उसके फंक्शन को इन्हांस कर देता है और जो एक्सेस अमाउंट में वाटर को बॉडी से रिलीज कर देता है। तो इस डायूरेटिक्स की बहुत सी एग्जांपल हैं, पर जो इसकी क्लासेस हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। पर जो इसका मोस्ट कॉमन जो इसकी क्लासिफिकेशन में ड्रग यूज़ होती है वो थायराइड्स हैं। ठीक है, तो इधर कुछ ड्रग्स की ब्रीफ एग्जांपल के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो वो हम देख लेते हैं, पर इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको, जो आप लोगों ने फिजियोलॉजी में किडनी का सारा फंक्शन पढ़ा है कि किडनी का काम क्या होता है, कि ये बेसिकली एक्सक्रीशन करवाती है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स की। ठीक है,
दूसरी बात ये मैं आपको किडनी का फंक्शन इसलिए बता रही हूँ कि डायूरेटिक्स ने तो किडनी पे इफेक्ट करना है। आपको इसकी फिजियोलॉजी पीछे से पता होगी तो आपको ये जो डायूरेटिक्स है इसको समझने में आसानी होगी। तो जो इसके डायूरेटिक्स हैं वो किडनी पे इफेक्ट करते हैं। किडनी के फंक्शन क्या क्या हैं? नॉर्मल फंक्शन है कि ये बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करता है। दूसरा, ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। तीसरा, ये जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। तो ये सारे आपके किडनी के फंक्शन हैं। फिर बात करते हैं कि आपको याद होगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या था। नेफ्रॉन बेसिकली किडनी का बेसिक यूनिट होता है। तो नेफ्रॉन के हमने पार्ट देखे। इसमें सबसे पहले ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन के लिए एक ग्लोमुलर पार्ट था उसका। उसके बाद पेरी कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स थे, फिर उसके बाद डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स थी और कलेक्टिंग डक्ट थी। तो दरमियान में इसका लूप ऑफ हेनले था। ठीक है, तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर था। हमने देखा कि जो सबसे पहले क्या होती है कि फिल्ट्रेशन होती है। जितने भी पार्टिकल्स जो वोमन कैप्सूल की तरफ मूव करते हैं वो क्या होता है कि ग्लोमुलर जो ग्लोमुलरस है कैपिलरीज का गुच्छा वो वोमन कैप्सूल के पास से गुजरता है। जैसे ब्लड वहाँ पे आता है तो जो जो कंटेंट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, सारा जो आयंस हैं वो सारा वोमन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट हो जाता है। फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है कि समझे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, वो पेरी कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। उसके बाद सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो किडनी है वो जो आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से यूरिन के थ्रू पास आउट होने लगे थे, ज़ाया होने लगे थे, उनको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में उनको बचा लिया जाता है, बॉडी के अंदर वापस भेज दिया जाता है। तो एंड पे जो ब्लड है, जो आपका यूरिन है, वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर अकुमुलेट हो जाता है और बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो ये था आपका किडनी का फंक्शन। मैंने ब्रीफली बताया, हम लोगों ने इसको डिटेल के साथ फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। आपको ये डायूरेटिक्स पढ़ने से पहले उसको एक नज़र देख लीजिएगा कि किडनी के फंक्शन क्या है बेसिकली। तो अब इसके हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं डायूरेटिक्स क्या। डायूरेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर से वाटर को एलिमिनेट करती हैं। तो ये डायूरेटिक्स वो डिजीज जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट आपकी बाकी बॉडी के फंक्शनिंग को मसला कर रहा है, कोई सिम्टम क्रिएट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो वाटर कंटेंट है उसको कम करने के लिए डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला थायराइड है। थायराइड बहुत ज़्यादा हाई इफेक्टिव है। इसको हाइसिलिन या लूप डायूरेटिक्स भी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये बेसिकली बड़ी शॉर्ट टाइम में अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। तो मेटालाजोन ये भी थायराइड का एक ग्रुप है। इसका भी फंक्शन क्या है कि ये लूप और थायराइड डायूरेटिक्स की तरह काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि इट हैज़ पावरफुल synergistic action with furosemide and combination may be effective in resistance edema। अच्छा, अब वो यहाँ कह रहे हैं कि जो मेटालाजोन है उसको हम आपकी जो फ्यूजामाइड है उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी देते हैं। कुछ डायूरेटिक ऐसे होते हैं कि अगर पोटेशियम का क्योंकि साल्ट्स भी लॉस हो रहे होते हैं ना यूरिन के साथ, तो उसमें जो पोटेशियम कंटेंट है उसको बचाने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक क्लासेस हैं डायूरेटिक्स की, जो कि क्या करती हैं कि आपको आपकी बॉडी को पोटेशियम की डेफिशिएंसी होने से बचाती हैं, हाइपोकलीमिया होने से बचाती हैं। अब कुछ ड्रग्स हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये क्या करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, डायूरेटिक एक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अब बेसिकली आपकी ये क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स है जिसमें सबसे पहले आपकी
ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं, उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हैं, उसके बाद थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं, फिर लूप डायूरेटिक्स हैं और 5th नंबर पे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं। तो ये बेसिकली 5 क्लासिफिकेशन है डायूरेटिक्स की। और जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है इसका भी हम 1 बाय 1 नेक्स्ट स्लाइड्स में फंक्शन देखते हैं। ये बेसिकली एक्ट कैसे करती हैं, इनका नुकसान क्या है, इनका फ़ायदा क्या है। तो हमने 5 क्लासेस देखी डायूरेटिक की: ऑस्मोटिक डायूरेटिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, थायाजाइड, लूप डायूरेटिक्स और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की एग्जांपल में मैनिटोल टॉप क्लास है। ये क्या करता है कि ये ऐसे कंपाउंड है दैट आर फिल्टर्ड बट नॉट रीअब्सॉर्ब। ये क्या करते हैं कि ये फिल्ट्रेशन जस्ट जो बोमेन कैप्सूल के ऊपर काम हो रहा है फिल्ट्रेशन का, ठीक है, जो नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है बोमेन कैप्सूल, उसमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो ये इस फिल्ट्रेशन तो कर रहा होता है पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का मतलब बेसिकली ये है कि ये ऑस्मोसिस के फिनोमेना को फॉलो करता है। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि वाटर कंटेंट को अपने साथ बांध लेती हैं। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू डायूरेटिक्स क्या करती हैं, बेसिकली जो मैनिटोल है वो वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर लेती हैं। अटैच करके वो क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा, समझो कि ये एक ऐसी गोली होती है जो अपने साथ सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करेगी पानी को वहाँ से और फिर वो बोमेन कैप्सूल की तरफ आएगी। वहाँ पे ये फिल्टर तो हो जाएगी पर ये कि इसकी वापस ब्लड की तरफ ये रीएब्जॉर्ब होके आपके ब्लड को वापस हार्म नहीं पहुँचाएगी। तो इसका बेसिकली यही पीछे फिनोमेना है कि ये वाटर कंटेंट को अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेती है और ये फिर आपकी बॉडी से एडिमा को ख़त्म कर देती है। और ये बेसिकली हम सर्जरी में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। The kidney is one of the major route of drug elimination, and impairment of renal function in old age or renal disease can significantly decrease the elimination of drug. तो अगर किडनी ही खराब होगी तो किडनी का जो फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाएगा और ड्रग की एलिमिनेशन पे इफेक्ट आएगा। तो इधर एक एल्डोस्टेरोन का उन्होंने फंक्शन बताया और वैसोप्रेसिन का। जो एल्डोस्टेरोन है वो बेसिकली क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सोडियम है उसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, साथ ही साथ जो पोटेशियम है और हाइड्रोजन आयन है उसकी सिक्रीशन करवाएगा। तो इसमें होता क्या है कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है वो एक्टिवेट हो जाता है, सोडियम चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर जब ये चैनल एक्टिवेट होते हैं, जो परमेबिलिटी है सोडियम को क्रॉस करने की आउट ऑफ द जो ब्लड से ल्यूमन की तरफ, जो नेफ्रॉन का ल्यूमन है उसकी तरफ क्या आता है कि सोडियम जल्दी से ल्यूमन में मूव करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम बॉडी से बाहर जाता है। डायूरेटिक्स इंक्रीज द सोडियम लोड इन डिस्टल ट्यूब्यूल एंड except for potassium sparing agent, these result in increased potassium secretion. अब बेसिकली क्या है, डायूरेटिक्स की वजह से सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाती है। जो पोटेशियम है ये नॉर्मली क्या करती है कि बॉडी से निकल जाती है। अब डायूरेटिक्स क्या करते हैं कि सोडियम का जो इनटेक है उसको कम कर देते हैं, पर पोटेशियम का इनटेक को वो रोक नहीं सकते क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज की वजह से हो रहा होता है। तो इसमें क्या है कि कुछ जो डायूरेटिक्स पोटेशियम स्पेयरिंग एजेंट है वो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे बॉडी से पोटेशियम निकले ना। दिस इफेक्ट इज ग्रेटर इफ प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन लेवल आर हाई। फॉर example, if vigorous diuretic therapy has depleted the body of sodium stores. तो ये बेसिकली हम जो एल्डोस्टेरोन है अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाए तो इसने क्या करना है कि सोडियम को बहुत ज़्यादा सेव करना शुरू कर देना है। सेव करेगा तो आपका जो यूरिन है वो कम प्रोड्यूस होगा। अब वैसोप्रेसिन जिसको ADH
ADH भी बोलते हैं, ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये क्या करता है कि जो वाटर चैनल्स हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर, उसके अंदर जो वाटर की पैसिव एब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन है, उसको इंक्रीज कर देता है। अब रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, इसका क्या मतलब होगा कि ये भी वाटर के यूरिन के जो वाटर कंटेंट है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये उनका बस एक बेसिक फिनोमेना बताया। अब हम सेकंड ड्रग की बात करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या करता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज के फंक्शन को रोक रहा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज डिप्रेस बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पे एक्ट कर रहा है। ये क्या करता है कि जो बाइकार्बोनेट आयंस की, नॉर्मली कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फंक्शन क्या है कि ये बाइकार्बोनेट आयन की जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको इन्हांस करता है। ठीक है, अब एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या करेगा कि बाइकार्बोनेट आयन की रीएब्जॉर्प्शन को रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी से जो कार्बोनिक एसिड है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा और साथ अपने साथ वाटर कंटेंट को भी साथ मूव करवाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से जो वाटर है वो एलिमिनेट होगा। Thus, the excretion of bicarbonate, sodium, and H2 is increased. The loss of bicarbonate causes metabolic acidosis. The effect of drug becomes self-limiting as the blood bicarbonate fall. The increased sodium delivered to डिस्टिल नेफ्रॉन इंक्रीज पोटेशियम सिक्रीशन। अब इधर बात बताई हुई है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फंक्शन क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की जब हाइड्रेशन करके कार्बोनिक एसिड को बनाता है तो उसके जो इसकी जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको ये रोकता है। जब रीएब्जॉर्प्शन को रोकेगा तो आपकी जो किडनी के प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है, नेफ्रॉन की प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है, उससे बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम और वाटर कंटेंट रिलीज होना शुरू हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। अब इसकी वजह से, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन आपके जो ब्लड के अंदर बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे, एसिडिक और बेसिक दोनों, अब आपकी बॉडी के अंदर से बेसिक एनवायरनमेंट एलिमिनेट, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक मॉलिक्यूल है वो निकल रहा है और पीछे एसिडोसिस हो सकता है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल में एसीटाजुलामाइड है। ये भी ये ट्रीटमेंट के तौर पे जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो गया उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी ये सेम फिनोमेना उसको फॉलो कर रहा है जो कि हमने अभी पढ़ा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है ये। अब हम थायाजाइड्स की बात करते हैं। थायाजाइड्स किस तरह एक्ट करते हैं, तो थायाजाइड बेसिकली आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर से बनाए गए हैं। तो समझेंगे उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। इसको हम माइल्ड हार्ट फेलियर में, हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। दरअसल इसमें होता क्या है कि हाइपरटेंशन में आपका जो ब्लड कंटेंट है, प्लाज्मा लेवल है ब्लड का, वो इंक्रीज कर जाता है। जब प्लाज्मा लेवल में ब्लड का जो प्लाज्मा वॉल्यूम है इंक्रीज कर गया, अब उसको डिक्रीज करने के लिए हमने क्या करना है कि जो वॉल्यूम है ब्लड का उसको कम करना है। उसके लिए हम जो वाटर कंटेंट है उसको हम यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करेंगे। तो इस तरह हमारा जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और फर्दर हार्मफुल इफेक्ट से बचेगा। अब इसके अंदर फ्लोमिथाजाइड्स, वेंट्रोफ्लोमिथाजाइड्स यूज होते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये मेनली डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करता है। अब ये रीजन देखते जाएं कि थायाजाइड्स डिस्टल ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सोडियम क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट करेंगे। जब रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगी तो क्या होगा कि जो वाटर है वो एक्सेस अमाउंट में बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है,
अब इसके एडवर्स इफेक्ट हैं कि ये वीकनेस, स्किन रैशेज, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होते हैं। हाइपोकैलेमिया, क्योंकि जैसे ही सोडियम क्लोराइड साथ मूव करेगा, साथ ही पोटेशियम मूव करना शुरू कर देगा आउट ऑफ द बॉडी, तो ये आपके जो कैल्शियम लेवल है उसको आपकी बॉडी में कम कर देता है। तो इससे बचने के लिए हम पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स यूज़ करते हैं। वो कौन सी है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से एलिमिनेट होता है, यूरिक एसिड बॉडी में अकोमोडेट होना शुरू हो जाता है, तो आपको हाइपर यूरिसीमिया या यूरिक एसिड का इंक्रीज भी बॉडी में हो सकता है। ग्लूकोज टॉलरेंस भी इम्पेयर हो सकती है। जो थायराइड के पेशेंट हैं, जो थायराइड का जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें थायराइड कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। ठीक है। अब लिपिड्स की बात करें तो थायराइड इंक्रीज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल एट लीस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पहले 6 महीने क्या करती है कि ये अपने जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर देती है। अब लूप डायूरेटिक्स के नाम से जाहिर है कि ये लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करती हैं। तो लूप डायूरेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो फ्रूजामाइड है, फ्रूजामाइड होती है, ब्यूटेनाइड होती है और इथाक्राइनिक एसिड होता है। तो ये वो ड्रग्स हैं जो लूप डायूरेटिक्स की एग्जांपल में आती हैं। लूप डायूरेटिक्स आर यूज्ड ओरली टू रिड्यूस पेरिफेरल पल्मोनरी एडिमा इन मॉडरेट टू सीवियर हार्ट फेलियर। तो इसकी ये जो होती हैं ये बेसिकली हाई सीलिंग ड्रग्स होती हैं। ये क्या करती हैं कि ये अपने साथ सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड के आयंस को इनहिबिट कर रही होती हैं। तो उसकी वजह से क्या करती है कि ये इसकी रीअब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर कम करती हैं और जो वाटर कंटेंट है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो जो ये लूप डायूरेटिक्स हैं ये इस तरह अफेक्ट करती हैं कि ये आपके लूप ऑफ हेनले में जाके जो सोडियम क्लोराइड वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन है उसको रोक देती हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया है। लूप एजेंट इनहिबिट सोडियम chloride reabsorption in thick ascending loop of Henle. This segment has a high capacity for absorbing sodium chloride and क्योंकि जो थिक लूप ऑफ हेनले है ना उसमें एबिलिटी होती है कि वो सोडियम क्लोराइड को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में भेजता है। तो आपका जो लूप डायूरेटिक्स हैं वो क्या करती हैं कि उस जगह पे सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं। रोकेंगी तो वाटर कंटेंट भी उसी ल्यूमन पार्ट में रहेगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में रहेगा और फिर आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट में हाइपोनाइट्रीमिया, मतलब सोडियम जो नाइट्रोजनस लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है। बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होने की वजह से हाइपोटेंशन हो सकती है, हाइपोवोलीमिया हो सकता है, हाइपोकलीमिया हो सकता है। तो पोटेशियम लॉस थायराइड में भी हो रहा था, तो उससे बचने के लिए हम पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स यूज़ करते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक्सक्रीशन भी बॉडी से हो जाती है जिसकी वजह से हाइपोमैग्नीसिया हो सकता है। ठीक है। ओवर एंथुसियास्टिक यूज़ ऑफ, अगर बहुत ज़्यादा इस लूप डायूरेटिक्स को यूज़ किया जाए तो इसकी वजह से पेशेंट डेथ भी हो सकते हैं। अभी ये जो पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग हैं ये इसमें स्पाइरोलैक्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एमिलोराइड और ट्राईएमिट्राइन भी इसकी एग्जांपल में आ जाती हैं। तो ये बेसिकली आपके जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसके ऊपर एक्ट करती हैं। ठीक है। These diuretics act on aldosterone responsive segment of distal nephron। तो ये आपके डिस्टल पार्ट पे एक्ट करती हैं जहाँ पे पोटेशियम हीमोस्टेसिस कंट्रोल कर सकते हैं। एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट्स सोडियम रीएब्जॉर्प्शन generating a negative potential in lumen which drives potassium and hydrogen ion into lumen। तो क्या होता है कि बेसिकली जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन वापस करवाता है आपके ब्लड में। तो और साथ ही साथ इसकी वजह से पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन भी इसी के थ्रू आ जाते हैं।
तो उसके बाद बात करते हैं कि जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं वो सोडियम आयन की रीएब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करती हैं और उसके जो इफेक्ट को एंटागोनाइज करती हैं एल्डोस्टेरोन के। अब वो जब एंटागोनाइज करेंगी मतलब कि एल्डोस्टेरोन का जो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने का फिनोमेना है उसको रोकेंगी, तो वो स्पाइरोनोलैक्टोन है इसी तरह जो उस चैनल्स को ही ब्लॉक कर देंगी, रास्ता ही नहीं देंगी सोडियम को वापस आने का, तो वो अमाइलोराइड है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक जो पोटेंशियल है वो क्रिएट हो जाता है एपिथेलियम में। अब इसकी वजह से जो पोटेशियम की सिक्रीशन है वो रिड्यूस हो जाती है। अब इसका एक जो ये ड्रग है इसको हम द ड्रग में काज सीवियर हाइपरक्लीमिया, इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगी और आपको एडवर्स इफेक्ट में हाइपरक्लीमिया हो सकता है। Hyperkalemia is also likely to occur if patients are also taking inhibitor of angiotensin converting enzyme। तो अगर कोई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को भी ले रहा है तब भी इसकी वजह से हाइपरक्लेमिया हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं। अब स्पाइरोनोलैक्टोन की बात करें तो उसका फिनोमेना क्या बताया मैंने कि ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रोक देता है, उसको एंटागोनाइज करता है, जिसकी वजह से आपका जो सोडियम है वो वापस आपके ब्लड की तरफ नहीं आता और फिर आपको जो यूरिन है उसके थ्रू वाटर कंटेंट को एलिमिनेट करने में हेल्प होती है। तो इसकी एग्जांपल में अमीलोराइड और ट्राइमेट्रीन थे। ये क्या करते हैं कि ये सोडियम की परमेबिलिटी को कम करते हैं, जिसकी वजह से सोडियम आपकी बॉडी में वापस नहीं आता। ठीक है, और इसी तरह आपकी एक्सक्रीशन रुक जाती है। तो इधर एक ओवरऑल व्यू बताया है। लूप जो एजेंट है लूप डायूरेटिक्स में फ्रिजेमाइड और ब्यूमेटराइड है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज हैं जिसमें क्या आ जाता है एसिटाजुलामाइड आ जाता है, माइनर एक्शन ऑफ थायजाइड एंड लूप एजेंट्स। ठीक है, तो ये आपके किस जगह पे एक्ट कर रही हैं, आपके जो थिक लूप ऑफ हेनले है उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, क्योंकि लूप डायूरेटिक्स क्या है थिक लूप ऑफ हेनले पे जाके जो सोडियम क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन थी उसको रोक रही थी। ठीक है, अब थायजाइड की बात करें तो थायजाइड आपके डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करता है। आपके डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर जब एक्ट करता है तो ये क्या करेगा कि वहां जाके जो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन है उसको रोक देगा। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स की। तो ये क्या करता है, ये आपके डिस्टल पार्ट पे एक्ट करता है। ठीक है, अब जब ये डिस्टल पार्ट पे एक्ट करेगा, ये वाला पोर्शन इधर दिखाया है, उसमें ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी वहाँ प्रेजेंट होता है। उसमें ये क्या करता है कि ये जो सोडियम का इनटेक है वापस ल्यूमन की तरफ मतलब कि ब्लड की तरफ, उसको ये ब्लॉक कर देता है और रोक देता है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम है वो कुछ हद तक आपकी बॉडी के अंदर रिटेन करता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आपको जो क्वेश्चन क्यूरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।